नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर लखनऊ से है, जहां पर कानपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और इस घटना का संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अमरोहा नगर में गांधी मूर्ति स्थल पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हेमंता विश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी और गौ माता को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते पुतला छीनकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। नेताओं ने कहा कि ऐसा बयान राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है और समाज में गलत संदेश देता है, इसलिए मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, असम के गालीबाज मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा जी। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो दलित समाज से आते हैं उनका अपमान किया है, उनके प्रति गलत टिप्पणी की है, जिसके हम कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान गौ माता के मांस खाने की वकालत की है, जो एक सनातनी के लिए, एक भारतीय के लिए, एक हिंदू के लिए बहुत शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। और इस बयान पर पूरे बीजेपी चुप है, देश के प्रधानमंत्री चुप है, तमाम आरएसएस चुप है, गृह मंत्री चुप है और एक भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। गौ माता को हम भारत के लोग माता मानते हैं। सनातन धर्म में गौ माता का स्थान सर्वोपरि है और गौ माता के विरुद्ध इस तरह की ओछी हरकत, ऐसी तरह की बयानबाजी, ऐसी तरह की सोच रखने वाले उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे बीजेपी गौ माता के प्रति ऐसी सोच रखती है। अभी तक अगर ये उनके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई हेमंत विश्व शर्मा के, तो कांग्रेस पार्टी बड़ा। अमेठी में वार्षिक निरीक्षण के तहत जामू थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसपी और एएसपी के साथ थाने के विभिन्न कार्यालयों का बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान डीआईजी ने महिला पुलिस चौकी का निरीक्षण करके महिला संबंधित अपराधों के रजिस्टर की समीक्षा की और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर ठगी को रोकथाम के लिए भी टीम की सक्रियता पर जोर दिया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी कोतवाली और एसपी कार्यालय का भी जायजा लिया। साथ ही पेंशन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण में मिली कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये हर जनपद में किया जाता है सीनियर अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि इस रेंज में अमेठी हमारे रेंज की वन ऑफ द जनपद है, इसीलिए यहाँ पे निरीक्षण किया गया। इसके मूल जो निरीक्षण स्थान थे वो बेसिकली पुलिस लाइन और हमारी जो पुलिस ऑफिस है उसकी एसएसपी ऑफिस उसके निरीक्षण थे। कुछ उसमें तो थाने भी इन्वॉल्व, उसमें निरीक्षण किया जा रहा है। मेनली निरीक्षण इसलिए होता है कि जो भी हमारे लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी जो फाइल्स संबंधी जो भी दस्तावेज है उनसे चीज़ों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पे कमी पेशी है उसको ठीक करना। उसके साथ साथ जो नए डायरेक्शंस हमें प्राप्त है उनको कैसे और अच्छी तरीके से धाराधर्म में एग्जीक्यूट किया जाए वो देखना और ऑब्वियसली क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल को इंश्योर करने के सुचारू रूप से हमेशा परिचालित हो। ये एनुअल इंस्पेक्शन होते हैं जो हर वर्ष किया जाता है रेंज रैंक ऑफिसर द्वारा। उसी क्रम में ही मेरा आज का ये निरीक्षण रहा है। शुरुआत पुलिस लाइन से हुई है, अब कोतवाली जो थाना है उसमें हो रही है, इसके बाद पुलिस ऑफिस और देहात क्षेत्र की कोई एक थाना है वी डिसाइडेड उसमें की जाएगी। यहाँ पे जो समय समय हमारी जो प्राथमिकता है उसको देखी जाती है। जैसे लाइन हमारे लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग की मेन एरिया है, उसकी डोमेन है, तो उसको चेक किया गया कितने विंग्स हुए हैं, कितनी लॉजिस्टिकल और आवश्यकता है, क्या हमारी जो चीज़ें सब ठीक ठाक पूर्ण उस जो है कंडीशन फुल ऑपरेशनल कंडीशंस में है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी रही, उनकी व्यवस्था भी अच्छी रही और अमेठी की एक नई पुलिस लाइन भी बनने वाली है। उसके लिए भी यहाँ पर बोला गया कि तैयारियाँ कर ताकि उसमें जो प्रॉपर्ली शिफ्टिंग की सब सुविधा ना हो। हमारे व्हीकल्स जो है वो वर्किंग है, उनके डीजल पेट्रोल्स उनके जो हम बोलते हैं उनकी कोई असुविधा ना हो। थाना पे आके ये देखा जा रहा है कि इसमें और क्या बजटरी आवश्यकता रहेगी और क्या कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट और हमारे डीजी सर की प्राथमिकता है उसमें थाना किस तरीके से उसको ऑन द ग्राउंड
कर पा रही है, उसमें क्या असुविधा आ रही है उनको, और क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, मैन पावर सपोर्ट चाहिए। आने वाले समय पे हमारी गोंडा के वजीरगंज इलाके में पुलिस और एसओजी की 18 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो से बकरियां चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से आधा दर्जन बकरियां और 2 लग्जरी स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंग स्कॉर्पियो से पहुंचकर ग्रामीण क्षेत्रों में बकरियां की चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। गैंग के अन्य सदस्य और घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को थाना वजीरगंज तथा एसओजी टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय पशु चोर, विशेष रूप से बकरी चोरों के एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 अभियुक्त रफीक और शमसुद्दीन के सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की 6 बकरियां तथा अब चोरी की बकरियों को बेच के प्राप्त किए हुए 23,800 रुपए और वाहन पर चोरी में प्रयुक्त वाहन 2 स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है। रफीक और शमसुद्दीन की कई जनपदों में अभियोग पंजीकृत है। जनपद गोंडा में तरफगंज, कर्नलगंज तथा वजीरगंज में भी इनके द्वारा चोरी की गई है। इनके विरुद्ध थाना वजीरगंज में विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज पीलीभीत के बेनहर गुरुकुल स्कूल की छात्र जो है तनिष्का राणा ने सीबीएसई की टीम इंडिया अंडर 17 में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है और इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में उन्हें सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि तनिष्का की सफलता क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। उनके पिता आकाश यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय जो है वो माता पिता कोच के मार्गदर्शन को दिया है, जिससे स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है। अम्बेडकर नगर जनपद के टाडा क्षेत्र में सरकारी नाजुल भूमि पर अवैध कब्जा का मामला जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि भूखंड संख्या 3506 पर टीन शेड डालकर कब्जा कर लिया गया था, जिससे कि स्थानीय स्तर पर पुष्टि होने के बावजूद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। नगर पालिका द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया है। 6 दिसंबर 2025 को अंतिम चेतावनी भी दी गई, लेकिन कब्जा अभी भी बरकरार है। आरोप है कि जिया नामक व्यक्ति ने भूमि पर अतिक्रमण किया, जिस पर कार्रवाई लंबित है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अवैध कब्जे को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये जुबे चौराहा मामला है। जुबे चौराहा टांडा अम्बेडकर नगर का, जो जिया पुत्र निसार अहमद द्वारा कब्जा किया गया है। लगभग 2000 स्क्वायर फुट उसमें दुकान भी बनाया है, मकान भी बनाया है और गोदाम भी बनाया है। और हमने इसकी आरजीएस किया था 9/12/2024 को। हमको ये कापी मिली है 18/12/2024 को कि 3 दिन के अंदर इसको कब्जे को हटाया जाए। उसके बाद हमने कई मतवा भी आरजीएस किया और तहसील दिवस में भी दिया और 10 मतवा दिया। उसमें 20 में फिर आया ये 14/10/2025 को भी एक आदेश आया कि 3 दिन के अंदर इसको हटा लिया जाए। और अभी तक हटाया नहीं कि हमको सिर्फ लिपा पोती किया जा रहा है हमारे साथ, हमको बहकाया जा रहा है और उसके बाद हमको धमकी भी दिया जा रहा है कि आप उच्च अधिकारियों से अगर शिकायत करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अहिया पुत्र निसार अहमद द्वारा चाहते सरकारी नजूर भूमि को अपने अंदर में लिया जाए, जो बुलडोजर चल रहा है इनके ऊपर चलाया जाए। इनके ऊपर नगर पालिका का साया बना हुआ है, ये पैसे के ऊपर जो है काम रुका हुआ है। ये जो वहीं उन्नाव में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और अभिभावकों की कथित शोषण के खिलाफ नर नारायण सेवा समिति ने जोरदार आवाज उठाई। समिति के संस्थापक विमल त्रिवेदी ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने और साथ ही रीएडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क और महंगी किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूल शिक्षकों को व्यापार बना चुके हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग परिवार आर्थिक दबाव जो है वो झेल रहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। मेरे बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल का ही नहीं है, अधिकतर प्राइवेट सारे स्कूलों का ही मामला है कि मनमानी रेट में बुक्स और ड्रेसेस दी जा रही हैं और हर साल जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए हम लोगों ने आज डीएम सर को ज्ञापन दिया है। अगर हम ये कहें कि पहले शिक्षा जो है एक विद्यालय शिक्षा का मंदिर हुआ करते थे और आज ये शिक्षा का मंदिर ना होकर के व्यवसाय केंद्र बन गए हैं। इतना मनमानी फीस है। आज मेरा बच्चा 6 में पढ़ता है और उसकी बुक्स 12,000 की बुक्स है।
तो ये जो हर साल मनमानी रेट लगाए जा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है, ये कम किया जाए। हम सब लोगों ने निजी स्कूलों द्वारा जो अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाता है, उनके यहाँ मनचाही रेट पर जो किताबें बेची जाती हैं, री एडमिशन के नाम पे वसूली की जाती है और यूनिफॉर्म के नाम पे अनावश्यक पैसा वसूला जाता है, इसको लेकर हम सब ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है और ये मांग की गई है कि जो निजी स्कूलों द्वारा NCERT की बुक्स व जो SCERT की बुक जो हैं, जो 10 गुना रेट पर 50 रुपये की बुक्स 500 रुपये में बेची जाती है, यूनिफॉर्म उनके मनचाहे रेट पर बेची जाती है व बच्चों से हर वर्ष रीएडमिशन के नाम पर फीस ली जाती है। इस पर बड़ा कानून लाने की आवश्यकता है और जो विद्यालय नहीं मानते हैं इस कानून को, उन पर सख्त कार्रवाई करने की हम सब ने मांग की है और इसको लगातार नर सेवा नारायण सेवा शुरू से ही ये मांग करता आ रहा है कि ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चों पर, जो अभिभावकों पर ये अनावश्यक दबाव बनाते हैं, उन पर ये आया है, जहां पर 15 साल की अभी कुमारी ने तेज बारिश में कच्चा मकान ढह जाने के बाद से खुद वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। बच्ची ने बताया है कि लगातार बारिश से घर की छत जो है वो लगातार टपक रही है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कई बार शिकायत के बावजूद भी सुनवाई न होने पर उसने अपनी हालत कैमरे में रिकॉर्ड करके प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो में परिवार की बदहाली साफ दिखाई दे रही है, जिससे सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति भी पूरी तरह से उजागर हो रही है और अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि पीड़ित परिवार को कब राहत मिलती है। बहराइच जिले के करतनिया घाट वन जीव प्रभाग क्षेत्र में तेंदुए के बढ़ते हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके में शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में तेंदुए ने 4 लोगों को घायल कर दिया है। मोतीपुर वन रेंज के दौलतपुर गांव में मक्के के खेत में काम कर रहे असलम पर तेंदुए ने अचानक से ही हमला बोल दिया, जिन्हें बचाने पहुंचे उनके पिता सादिक ने साहस दिखाते हुए तेंदुए को खदेड़ा, लेकिन बाद में भीड़ पर दोबारा हमले में रमीम भी घायल हो गया। वहीं वन रेंज के गांव के पास गेहूं की कटाई कर रहे 14 साल की आरती पर तेंदुए ने हमला बोल दिया और बेटी को बचाने दौड़ी मां राजकुमारी भी घायल हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मैं यूरिया डालने गया था खेत में, वो बाघ आके हमला कर दिया। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? यूरिया डाल रहे थे खेत में। अकेले थे आप? हाँ, 2 लोग थे। और कौन दूसरा कौन सा? मेरा पापा था। पापा वो भी घायल? नहीं, वो आकर वही आकर मेरे को जब वो छुड़ाने लगे तो वो मेरे को छुड़ा। अच्छा, तो बचे कैसे? वो मेरे ऊपर, वो जब बाघ मेरे पे हमला कर रहा था, फिर वो आकर जब हल्ला कर मचाने लगे फिर मेरे को छुड़ा। गेरा खेतवा गेहूं काटा तब जंगल से निकला, तब किसने हमला किया? तो वो चिल्लाने में है तो सब कोई दौड़े हैं तो छड़ा ही। कौन हमला किया है? हल्ला है आदमी की ही है, शेर वगैरह है शेर का। अच्छा, आप पे हमला क्यों, किस पे किया है? हाँ, यह बच्ची है वहाँ पोते। संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में एटीएस मुरादाबाद यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोटों के साथ एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान इलाके के पास संदिग्ध हालत में पकड़े गए आरोपी सराफत हुसैन के कब्जे से करीब 20,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी बरामद की है और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उनके नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों की हर एंगल से जांच कर रही है। ये देखिए, एटीएस मुरादाबाद की टीम को एक इनपुट मिला था कि संभल में जाली नोटों की जो है वो सप्लाई की जा रही है। उसी के क्रम में एटीएस की टीम और थाना हयातनगर की टीम के द्वारा ऑपरेशंस करते हुए एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सराय तरीन का रहने वाला है और इसके पास से लगभग 20,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए हैं, जिसकी डिनोमिनेशन 500 रुपए के 35 नोट, 200 रुपए के 6 नोट और 100 रुपए के 13 नोट, कुल 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस पे अरेस्टिंग करके और इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुशीनगर के पड़ौना अकबारी सर्किल क्षेत्र में रामकोला रोड स्थित साकेत बिहारी मंदिर के सामने आवंटित देसी शराब की दुकान को लेकर विवाद का मामला सामने आया है।
पीड़ित अनुज्ञापी का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और नियमों को दरकिनार करके की गई कार्रवाई के कारण वहां पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी दुकान के संचालित नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से संचालित दुकान को देखकर ही उन्होंने आवेदन किया था और निर्माण कार्य के चलते कुछ समय के लिए दुकान का स्थान बदला गया था, लेकिन अब आबकारी विभाग उन्हें पूर्व निर्धारित स्थान पर दुकान खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि किसी अन्य दुकानदार के दबाव में विभाग द्वारा रोक लगाई जा रही है, जबकि उसी स्थान पर पास के विभाग द्वारा एक बियर बार का आवंटित भी किया गया है। मामले को लेकर पीड़ित कार्रवाई की मांग कर रहा है और दर दर भटकने को मजबूर है। समस्या यह है कि विगत 11 सालों से पुराने जगह पे दुकान चलती थी। किसी कारण बस पिछले साल ये हम गए तो वहाँ निर्माण वहाँ कुछ चल रहा था, उस कारण से हमको दुकान नहीं दी। फिर से हम बगल में दुकान ले लिए, वहाँ मकान मालिक हमको बार बार कह रहे हैं कि मतलब दुकान खाली कर दीजिए। हम पुराने वाले से फिर से बात किए हैं, वो सहमत हो गए कि ठीक है दुकान ले लीजिए। हम जनवरी माह में पूरा किराया भी दे दिए उनको। फरवरी माह में सीमांकन कर दिया गया, नया सीमांकन बिना हमको नोटिस दिए रिन्यूअल के पहले। अब फिर से हमको यहाँ पे 2 नंबर के प्रभाव में आकर के फिर से हमको दिक्कत किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पुराने जगह पे फिर से हम स्थापित हों, वैसे ही हम नुकसान में चल रहे हैं। समस्या यह है कि विगत 11 सालों से पुराने जगह पे। बदायूं जिले के अस्पताल के 52 साल के एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश यादव का शव उनके सरकारी अस्पताल के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और आशंका जताई जा रही है कि नहाने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे गिरने के बाद से उनकी मौत हो गई। काफी देर तक फोन रिसीव न होने पर परिजनों की सूचना पर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद से दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर गणेश पहले भी 2 बार हार्ट अटैक झेल चुके थे और AIIMS दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। हाँ, बड़ा दुखद घटना है हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर गणेश यादव जो काफी समय से यहाँ पर एनेस्थेटिस्ट के पद पर कार्य कर रहे थे, इनको पूर्व में भी 2 बार MI के अटैक पड़ चुके थे। हार्ट के पेशेंट थे और इनका एम्स में इलाज चल रहा था। ये अपने आवास पर आज रात को अपना खाना वाना खा के पहुंचे होंगे, लेकिन सुबह किसी डॉक्टर इंदुकांत वर्मा जो पहले महिला CMS थे, जो पूर्व में कभी इनके साथ में रहा करते थे, उनका फोन आया था कि इनके घर वालों का फोन ये पिकअप नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे थे फोन। तो मेरे पास जब फोन आया तो यहाँ से इन्हीं के साथ जहाँ ये OPD में भी बैठते हैं, मुबीन करके हैं हमारे यहाँ, तो वो जाके इनके घर पे गए तो उनका घर के दरवाजे सब बंद थे और आवाज लगाने पे भी दरवाजा इन्फॉर्म किया। उन्होंने तुरंत यहाँ पर पुलिस को भेजा। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ने के पश्चात देखा गया तो ये अपने बाथरूम में मृत अवस्था में पाए गए। हाँ। अमेठी में SIR 2026 प्रक्रिया पूरी होने के बाद से निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जिसमें जिले के कुल 12,48,120 मतदाता जो है उन्हें दर्ज किया गया है। इससे पहले जिले में मतदाताओं की संख्या जो है 14,36,528 थी, जिसमें से 2,37,241 अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 77,790 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही 1,110 नाम जो है वो विलोपी किए गए हैं। 14,480 प्रविष्टियों को शुद्धिकरण किया गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्वों को विधानसभा वार और साथ ही बूथवार मतदाता सूची को प्रांतीय जो है वो सौंपते हुए आमजन से अपील की है कि वो सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच ले, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार किया जा सके। कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारादेवी चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते सफल नहीं हो सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला फूंका गया क्योंकि वहाँ चुनाव हो गया है
अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, क्योंकि जनता ने उनको उनके पद से हटाने के लिए वोट दिया है। उसके बावजूद वो अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अनर्गल तरीके के बयान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के खिलाफ दे रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासतौर से अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी भी नहीं, पूरे देश में गुस्से का उबाल है उनकी भाषा शैली पर। और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया का भी अपमान किया अभी जिस हम लोगों को देखने को मिला है, हम कांग्रेस जन और आम जनता के साथ सड़क पर उतरकर विश्व शर्मा का पुतला फूकने का काम किया है। और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी जबान पर लगाम रखे, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जवाब देने का काम करेगा। इसलिए क्या है कि इस समय आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, सब नैतिकता राजनीति की भूल गए हैं, लोकतंत्र की नैतिकता भूल गए हैं। जितने भी राजनीति में हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सब भूल कर अपमानजनक शैली भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके लिए आदरणीय खड़गे साहब के लिए किया और भी हमारे नेताओं के लिए किया, हमारे राहुल गांधी जी के लिए किया। उनके इस अपमानजनक कार्यों के लिए, उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में उनका पुतला यहाँ पर हम लोग फूक रहे हैं। हम जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र में एक 23 साल का छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में मोनी मंदिर के पीछे किराए के मकान में रहकर बीटीसी की पढ़ाई पूरी कर रही थी और बताया जा रहा है कि बीते दिनों शाम को लगभग 7 बजे नंदिनी ने अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। काफी देर तक कमरे से बाहर न निकलने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। स्थानीय लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद से मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ ही पुलिस ने दरवाजा खोलने का काफी प्रयास किया। जहां छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला, पुलिस ने तुरंत ही शव को नीचे उतरवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारी बेटी यहाँ उरई में पढ़ रही थी, बीटीसी कर रही थी और तैयारी कर रही थी। परसों हमारी बात हुई और अचानक फांसी लगा ली, कोई पता नहीं है। अच्छा, उरई में किस जगह रहती थी सर? मोनी मंदिर के पीछे। अच्छा, आपकी बात हुई परसों? क्या बताया? अच्छा, साधारण बात भाई, उनसे परसों बात भाई। तो किसी बात को लेकर न कोई परेशानी नहीं बताई। क्या लगता है आपको? क्या लगता है, कुछ जैसे कोई टेंशन तो हो ही। तो पुलिस से इसकी शिकायत की आपने? अभी नहीं की, अब करेंगे तो शिकायत, उसकी जांच करी जाए। जो न्याय गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से युवा पत्रकार रंजीत तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश और पत्रकार जगत में शोक की लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि रंजीत तिवारी पिछले करीब 10 साल से अपने क्षेत्र में गुजर रही हाई टेंशन लाइन को हटवाने के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है और जेल से लेकर चीफ इंजीनियर तक को जिम्मेदार ठहराया गया है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो अब तेज हो गई है। करंट से मृत्यु हो गया। अच्छा, ये जो बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही, कई बार एप्लीकेशन दिया गया है, स्कूल के ऊपर से लाइन है, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो खत्म हुए पत्रकार भी थे जी? हाँ, क्या नाम था? रंजीत तिवारी। अच्छा, मौके पुलिस आई है क्या? पुलिस आई है, बाकी और विभागीय अधिकारी को सूचना दी गई है, अभी कोई पहुंचा नहीं है। पुलिस आई है। ये क्या तार टूट गया था, क्या घटना लग रही थी? ये पेड़ में टकरा के तार टूटा है, उसी से हादसा हुआ। लोगों में काफी आक्रोश है बिजली विभाग के। कई बार कम से कम 100 एप्लीकेशन तो हमारे तरफ से गई है, गांव वाले भी दिए हैं, स्कूल की तरफ से गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बीच में स्कूल कौन सा पड़ता है? ये कंपोजिट विद्यालय पथोलिया। क्या नाम है आपका? धनलाल दुबे। पक्की जगह की घटना है ये? बस पथोलिया की है, स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने।
वृंदावन में यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव जो है वो डूब गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नाव में पंजाब से आए करीब 20 से 25 श्रद्धालु सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तुरंत ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया और अब तक इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देखिए, लगभग 2:15 बजे ये बंसीवट और किसी घाट के बीच में यमुना नदी पे जहाँ पॉन्टून पुल है वहाँ पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अपने नियत स्थान से रवाना है, जल्द ही जल्द वो भी वहाँ पहुँच जाएंगी। तो वो लगातार आप स्वयं भी देख रहे होंगे, हर आदमी लगा हुआ है इसमें। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिल करके इसको जो राहत का बचाव कार्य है तो बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। हमने यहाँ मथुरा में आर्मी भी स्टेशन है, तो हमने आर्मी भी बुलाई हुई है, आ गई है। तो वहीं अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं जो है 16 अप्रैल से 21 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां अंतिम रूप से पूरी कर ली है। परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए वाइस चांसलर के निर्देश पर एक विशेष कमेटी गठित की गई है। परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र कुमार ने बताया है कि नकल विहीन परीक्षाएं सुनिश्चित कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। यदि किसी प्रकार के केंद्र में नकल की शिकायत मिलती है तो संबंधित परीक्षा केंद्रों को तत्काल ही निरस्त करके कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी सम सेमेस्टर 2025-26 की जो परीक्षाएं हैं वो 16 अप्रैल से प्रारंभ होकर के और हमारी 21 मई तक जा रही हैं। लगभग 1 महीने 5 दिन में समस्त पाठ्यक्रम के समस्त विषयों की हम परीक्षाएं समाप्त कर ले जाएंगे। इसके लिए हमारे परीक्षा केंद्र अंतिम रूप से निर्धारित किए जा चुके हैं, जिनका अंतिम रूप हम कल मतलब 11 तारीख को जो कमेटी होगी उसके समक्ष प्रस्तुत करके कमेटी के द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। इसमें अगर कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन का अधिकार उस कमेटी को ही है, जो माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में होगी। अंतिम निर्णय कल परीक्षा केंद्र पर हो जाएगा, जिसको वेबसाइट पर अंतिम रूप से अपलोड कर दिया जाएगा और वो अंतिम होगा। इस बार जो पिछली बार जो विषम सेमेस्टर के थे वो परीक्षा केंद्र थे 2204, उसमें से 8 हमारे सेंटर डिवार हो गए थे, जिनमें नकल करने का जो सामूहिक रूप से नकल करने का जो आरोप था और मौके पर पाया भी गया था, जिसका कंट्रोल रूम में। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार रामचंद्र द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर को पकड़ने के साथ खनन में इस्तेमाल हो रहे उपकरण जैसे जाल और गटर जो है उसे भी जब्त किया गया। इसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई से इस क्षेत्र में खनन माफियों पर लगातार माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। कानपुर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति ने फांसी लगा ली है और 3 दिन पहले पत्नी को पीट कर हत्या करने वाला आरोपी पति हरिपाल ने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गुरुवार दोपहर गांव के पास खेत में बने कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। खेतों में गेहूं काटने गए किसानों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये पिछले दिनों ढोली गाँव में एक रामदेवी नामक एक महिला थी, युवती, और जिसको उसके पति ने हत्या कर दिया था। हत्या के बाद ये अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। कल एक सूचना मिली कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक इगरा गांव में एक कोठरी में इसके द्वारा फांसी लगा दी गई है। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, फील्ड यूनिट भी आई थी। इसमें इनके द्वारा आत्महत्या किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस मामले में अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना चल रही है। अमेठी में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर
हीमैन के 271वें जन्मदिन पर एक वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने करते हुए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और इस दौरान साक्ष्य आधारित शोध प्रस्तुत किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को विशेष रूप से मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ पोस्ट को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बिजनौर से जुड़े मामले में आरोपी मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कट्टरपंथी और भड़काऊ पोस्ट के जरिए युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं विदेश में छिपे 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करके उनकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें आकिब नाम का एक युवक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। इसका वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। उक्त संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में कुल 4 अभियुक्त मैजुल, आकिब, आजाद एवं उवैद मलिक संलिप्त थे। इनमें से मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका तथा आकिब एवं आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अभियुक्त उवैद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 3 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात। खबर लखनऊ से है, जहां पर हाईकोर्ट की छत पर महिला ने हंगामा कर दिया। बता दें कि लखनऊ में हाईकोर्ट परिसर की छत पर एक महिला ने दुधमुहे बच्चे के साथ चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे हाईकोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि शादी से जुड़े विवाद के चलते महिला ने ये बड़ा कदम उठाया। घटना जो है विभूति खंड थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ललितपुर जिले में किशोरी की मौत के बाद से परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो भड़क गया है। पोस्टमार्टम के बाद से शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। परिजन सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही अंतिम संस्कार करने से इनकार किया जा रहा है। इससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है, जबकि अन्यों की तलाश जो है वो जारी है। स्थिति को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अधिकारी लगातार परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। काफी समझाने के बाद से परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और जाम समाप्त कराया गया। आप नारायण सिंह हैं, उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, सगी हमारी बहू की बहन है। कितने वर्ष की है ये 16 वर्ष की थी। तो क्या घटना हो गई थी उनके साथ? इनने बे आए घर मार में 4-5 जने, हम नाम नहीं जाना थे यार। वो कहाँ के निवासी हैं मारने वाले? 2 पासाटा के और 2 सतमासा के। क्या करो, इतिहास हो, समझान हमारो, लड़का हमारो और बहू हमारो और मोरी हमारो। फिर इन्हें रिपोर्ट करके केवल यहाँ गए और शाम पुलिस ने छोड़ दो। मेरा नाम नीतू, मेरे पति का नाम देवेंद्र, मेरी बहन का दुर्घटना हो गई। किस गांव की निवासी हैं आप? हम सतमासा के निवासी हैं। थाना मड़ावरा है, तहसील मड़ावरा, जिला ललितपुर की हूँ। मेरी बहन को सैदपुर के गुंडा आए तो उसको खींच के मारा है, तो इसीलिए मेरी बहन जान से चली गई। कब की घटना है? कल की घटना है, 9 तारीख। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।